जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण और वर्ण के प्रकार। इससे पहले हमने वर्ण और वर्ण के प्रकार तो पढ़ लिए थे, लेकिन आज हमारा कुछ बच गया था कि कौन से वर्णों का उच्चारण मुख के किस स्थान से होता है, साथ ही द्वित व्यंजन और कारांत। इसके बाद एक और टॉपिक बच जाएगा, वो है कि शब्दकोश के आधार पर कौन सा वर्ण स्वर व्यंजन या स्वर व्यंजन में से कौन से पहले और कौन से बाद में आते हैं। ये हमारे स्वर व्यंजन के प्रकार। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सबसे पहले द्वित व्यंजन क्या है। द्वित व्यंजन के बाद हम पहले पढ़ेंगे करांत। करांत के बाद हम देखेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है। साथ ही हम ये देखेंगे कि हमारे शब्दकोश में वर्णमाला का क्रम क्या होता है, कौन किसके बाद आता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। यदि आपको एडीओ की क्लासेस की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे क्लास से आप जुड़िए। हम इसमें सारी जो विषय हैं, जैसे ग्रामीण विकास है, आजीविका है, पंचायती राज है, छत्तीसगढ़ है, ये सारे सब्जेक्ट आपको फ्री में इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। इसके लिए अलग से आपको किसी भी प्रकार की पेड करने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। यदि कुछ डाउट्स हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियोस की ओर। सबसे आज का पहला टॉपिक ये है कि हम द्वित व्यंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। क्या कहना है, द्वित व्यंजन क्या होता है ये हम समझेंगे। द्वित व्यंजन, किसी शब्द में एक ही व्यंजन को दो बार लिखा जाता है। याद रखिए, यह जब हम कोई शब्द लिखेंगे तो एक ही व्यंजन दो बार लगातार आने चाहिए। क्या कहा हमने, एक ही व्यंजन दो बार लगातार आने चाहिए। जैसे यहाँ आप देखिए, हमने यहाँ दिल्ली लिखा है, मैं यहाँ फिर से आपको दिल्ली लिख के बता रहा हूँ। ये हमने लिखा है दिल्ली, तो यहाँ पे क्या हुआ है, दो ठो व्यंजन लगातार आया है, एक ही व्यंजन दो बार लगातार आया है, लीला। ठीक है, दिल्ली। यदि इस दिल्ली का मैं संधि विच्छेद करूं या फिर इसको अलग हटा के अभी मैं संधि की बात नहीं कर रहा हूं, फिर भी यदि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो आपका संधि वाला टॉपिक बहुत आसान से निकलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि दिल्ली को कैसे हम अलग करेंगे। तो ये है द है, प्लस हम करते हैं छोटा ई की मात्रा है तो छोटा ई लगाते हैं, प्लस ल, उसके बाद प्लस ल फिर से है ना, उसके बाद इसमें है बड़ी ई की मात्रा। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है, द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन कहने का आशय ये है कि किसी शब्द में एक ही व्यंजन को लगातार दो बार लिखा जाता है। क्या कहा हमने, किसी शब्द में एक ही व्यंजन को दो बार लिखा जाता है। इस दिल्ली में देखिए, ये ल और ये ल, ठीक है, ये लगातार दो बार आए हैं, तो इसी को हम कहते हैं द्वित व्यंजन। अब इसको मिलाकर लिखेंगे कैसे, तो हम पहली क्लास से बोलते आ रहे हैं या फिर बताते आ रहे हैं कि स्वर को उच्चारण की और शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जो द है, जैसे मैंने आधा द लिखा है, नीचे हलंत लिखा है, मतलब आधा है, इसको पूरा करने के लिए इस ई की आवश्यकता पड़ेगी। तब ये कैसे लिखेगा, द में छोटा ई, ये हो गया। अब देखिए इस ल के लिए, है ना, इस ल के लिए हमारे पास कोई भी व्यंजन नहीं है। इस ल के लिए तो व्यंजन है, लेकिन जो सेंटर में ये जो ल है, इसको पूर्ण करने के लिए हमारे पास कोई भी वर्ण नहीं है, तो ये ल हो जाएगा हमारा आधा, और इस ल को मिल जाएगा बड़ा ई। ये हो गया हमारा दिल्ली। ये आपका संधि विच्छेद में भी ट्रिक काम करेगा और आगे भी। ठीक है, तो हमने इस बात से क्या समझा, द्वित व्यंजन का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यंजन में लगातार, यहाँ से एक लगातार दो व्यंजन आता है। ठीक है, द्वित व्यंजन में लगातार दो व्यंजन आ जाए और एक व्यंजन आधा और एक व्यंजन पूरा हो जाए, तब हम उसको कहेंगे द्वित व्यंजन। उसी प्रकार बच्चे में देखिए, आधा च और च है, उच्चारण में देखिए ये, लेकिन यहाँ मृत्यु में देखिए, है ना, मृत्यु में हमारा द्वित व्यंजन वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि त आधा तो है ना। इस मृत्यु में, जैसे हमने यहाँ मृत्यु लिखा है, इस मृत्यु में त आधा तो है, लेकिन त के बाद एक और त नहीं आया है, यू आ गया है, मतलब उसमें व्यंजन चेंज हो गया है, तो ये हमारा द्वित व्यंजन नहीं है। ठीक है, द्वित व्यंजन होने के लिए एक ही कंडीशन है कि एक ही व्यंजन को लगातार दो बार आने की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये है हमारा द्वित व्यंजन। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है करांत। करांत कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, वो क्या है आपको बहुत इजी से समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे करांत कहने का मतलब क्या हो गया, जब भी कोई शब्द
जिस स्वर से अंत हो, है ना, जिस स्वर से अंत हो। हमारे पास कितने स्वर हैं हमारे पास, मैं यहाँ स्वर लिख देता हूँ, है ना, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, सॉरी, ए, ठीक है, ओ और आओ, ठीक है। इसमें ये मात्रा नहीं रहेगा, है ना, ए, आई, ठीक है। ये आओ, देखिए इतने हमारे पास क्या है, स्वर है। अब इन स्वरों से जिस किसी शब्द का अंत जिस स्वर से होगा उसको हम उसका कारांत कहेंगे। अब देखिए ये बोला है अकारांत, ये लास्ट वर्ड को पढ़ जाने, अकारांत मतलब किसी शब्द के अंत में यदि बड़े आ की मात्रा से अंत हो रहा है तब वो होगा अकारांत। जैसे रामा, ना, रामा में देखिए माँ में बड़े आ की मात्रा है, ठीक है, माँ में बड़े आ की मात्रा है रामा, ठीक है। उसी प्रकार अकारांत राम, ये देखिए इस म में छोटे आ की मात्रा है लास्ट में, है ना। यदि हम इसको अलग करें तब आप कैसे लिख सकते हैं, र प्लस आ प्लस म प्लस आ, ये देखिए यहाँ पे छोटा आ बाहर आया ना। इसी प्रकार हम इसको बोलेंगे अकारांत, इस रामा में बड़े आ बाहर आया है। उसी प्रकार उकारांत, यदि किसी शब्द के अंत में, ठीक है, छोटा ऊ बाहर आए या बड़ा ऊ, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे रामू, ठीक है, माँ में छोटा ऊ की मात्रा है तो ये हो जाएगा उकारांत। उसी प्रकार इकारांत, यदि किसी शब्द के अंत में बड़े ई आ जाए, कब कैसा आएगा ये, सीता, सॉरी सीता नहीं होगा, नदी देख लेते हैं, नदी, हमको लास्ट के स्वर देखना है, ई, द में बड़े ई की मात्रा, ठीक है, जैसे पढ़ते थे ना बचपन में, न द में बड़े ई की मात्रा दी, इस प्रकार ये होगा हमारा इकारांत। उसी प्रकार एकारांत, औकारांत और औकारांत भी होगा, ठीक है। क्या कहा हमने, अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, एकारांत, औकारांत पूरा ही होगा। बस कंडीशन ये है कि लास्ट में किसी शब्द के अंत में कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटे आ की मात्रा लगी हुई है, बड़े आ की है, छोटे ही है, बड़ा ही है, ऊ है, ऊ है, ए है, औ है, जो भी है ना, उसके हिसाब से ये तय होता है कि वो कौन सा आकारांत है, ठीक है। इसके हिसाब से तय होता है कि वो कौन सा आकारांत है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आकारांत, कारांत का मतलब होता है, कारांत का मतलब होता है शब्द के अंत में कौन सा स्वर लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारा कारांत। अब आगे देखिए, आगे हमको और क्या करना है। ये हमने कारांत देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो प्रयत्न के आधार पर कुछ वर्णों के भेद होते हैं, ठीक है। प्रयत्नों के आधार पर कुछ वर्णों के भेद होते हैं, वो आज हमको करना है। अभी तक हमने वर्णों के भेद पढ़े थे, उसके बाद कुछ और भेद पढ़ना है जो हमारे छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्जाम में कभी न कभी पूछ दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत रेयर केस में पूछेगा, अधिकतर इस क्वेश्चन के आने की संभावना नहीं रहती है, फिर भी क्योंकि ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है इसलिए हम इसको आज हम इस बार इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना है प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद। वर्ण मतलब आपके स्वर और व्यंजन, ठीक है। वर्णों का मतलब होता है सारे स्वर और सारे व्यंजन। सबसे पहले हम जो अलग कर रहे हैं वो है हमारे अभयंतर। इसका अर्थ यह है कि जब वर्णों का उच्चारण किया जाता है, नाम से याद होगा अभयंतर, ठीक है। अभयंतर मतलब अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं या फिर जब वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो मुख के भीतर ही कुछ प्रयत्न होते हैं। क्या कहा, जब वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो मुख के भीतर ही कुछ प्रयत्न होते हैं, उसी को कहा जाता है अभयंतर। क्या कहा जाता है, उसे अभयंतर कहा जाता है। अब इसके प्रकार देख लीजिए, है ना। तो मुख के अंदर क्या क्या हो सकता है, वो जीभ से टकरा सकता है, होठ से टकरा सकता है, दंत से और अन्य, ठीक है। इसके 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं स्पृष्ट। बोलते समय मुख के भीतर 2 अंग आपस में मिलते हैं। क्या कहा हमने, स्पृष्ट में बोलते समय मुख के भीतर 2 अंग समान आपस में मिलते हैं, हम उसको कहते हैं स्पृष्ट। इसमें आएंगे टोटल 25,
25 क्या है हमारे स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक। बोल कर देखिए क ख ग घ ङ च छ ज झ य। इसमें हो ना हो अंदर कहीं दो अंग ऐसे हैं जो आपस में मिल रहे हैं, तो ये होता है हमारे स्पृष्ट। दूसरा है ईसत स्पृष्ट। बोलते समय या फिर उच्चारण के समय तालु या जीभ थोड़ी सी खुली या अलग हो जाती है ना। तो य र ल व, ठीक है, बोलते समय या उच्चारण करते समय तालु, है ना, तालु या जीभ जो है थोड़ी सी खुली या फिर अलग हो जाती है, जैसे य र ल व। तो ये होता है हमारा ईशत वृत्त, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे वृत्त। उच्चारण के समय मुख खुला ही रहता है, जैसे आ ओ, इसमें पूरे स्वर आएंगे। बोल के देखिए आ उ ओ औ अम आह। यहाँ ऐसा प्रेशर लग रहा है कि जैसे हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख जो है खुले का खुला ही रहता है, ठीक है। इसमें पूरे क्या आ जाएंगे, पूरे के पूरे स्वर आ जाएंगे अ से लेके औ तक। अगला है ईशत वृत्त, ठीक है। अगला है इसमें ईशत वृत्त। उच्चारण के समय जीभ जो है मुख के भिन्न भिन्न स्थान को स्पर्श करती है। क्या कहा हमने, उच्चारण के समय जीभ, क्या कहा हमने, उच्चारण के समय जीभ मुख के भिन्न भिन्न स्थानों को स्पर्श करती है। तो श श ह, यदि तीनों श बोल के देखिए, श स हा क, ठीक है, श श श ह। इसके उच्चारण से भिन्न हमारे जीभ जो है मुख के किसी न किसी स्थान को स्पर्श करती है, तो ये हो गया हमारा ईशत वृत्त, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया अभ्यंतर। अब पढ़ेंगे बाह्यंतर क्या होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे कि बाह्यंतर क्या होता है। इसका अर्थ यह है कि जब वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो मुख के बाहर कुछ प्रयत्न होता है और हवा में कंपन होती है। इसमें होता है सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है। सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है। इसमें आपको इतना ही पढ़ना था, इसमें ज़्यादा डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बहुत रेयर केस में कभी कभी पूछ दिया जाता है उस केस में, ठीक है। अब आज का हमारा जो मेन टॉपिक है हम उस पर चर्चा करेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, ठीक है। वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ना आज हमारे लिए बहुत मेन टॉपिक था। ये यदि आपने पढ़ लिया तो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ये जो टेबल दिख रहा है, इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिए, इससे आपके न जाने कितने सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। यदि आपने हमारा पुराना क्लास देखा होगा तो ये सब टेबल हमने पहले ही आपको बता दिया था। फिर भी आज हम देखेंगे उच्चारण स्थान, ठीक है। क्या देखेंगे, उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। अभी तक हमने जितने भी वर्ण पढ़े हैं, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन, उन सभी का उच्चारण स्थान हम देखने वाले हैं। यदि दो जो नए व्यूवर हैं वो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये वर्ग लिखा है हमने और एक क च ट त प, इसके तो आपको भली भांति परिचित होंगे कि ये सब क्या है। ये हमारे वर्ग के पहले अक्षर को या फिर पहले वर्ण को लिखकर लिखा जाता है। अब इस के का मतलब समझिए, इस के का मतलब होता है कंठ, टी का मतलब होता है तालु, ठीक है। एम का मतलब होता है मूर्धा, डी का मतलब होता है दंत और ओ का मतलब होता है होस्ट। के का इसका कहने का मतलब ये है कि के कंठ, कंठ से जितने भी स्वर को उत्पत्ति होगी या फिर कंठ से जितने भी स्वरों की आवाज निकलती है वो होगा इस लाइन में, ठीक है, ये लाइन में पूरे के पूरे। और जो तालु है, तालु में कितने उच्चारण है, तो च छ ज झ य, ठीक है, श श या ई, ये सब तालु है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वरों में अ ई री उ जो भी है कि पूछा जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो यदि ये टेबल आपको अच्छे से याद हो गया तो आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। इसको हम बोलेंगे पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। ये तो हमारे 25 जो स्पर्श व्यंजन है इसके लिए हमने इस टेबल को बनाया था। साथ में ऐसा टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ऐसे 4 लाइन आपको और बनाने हैं। कोई चीज़ की नामकरण आपको नहीं करना है, बस ये बनाना है, इसलिए मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। तो इस पहले 25 इतने से, है ना, इतने 25 से तो आपको पता चल ही जाएगा कि 25 वर्ण का उच्चारण कहाँ से होगा, ठीक है। इन 25 वर्ण का उच्चारण कहाँ से होगा ये तो आपको पता चल ही जाएगा। साथ में जो हमारे ह है, श है, य र ल व है और सारे स्वर है, इनका उच्चारण कहाँ से होगा ये भी आप इस टेबल से पता कर सकते हैं,
ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले ये टेबल बनाने के बाद आपको जो ऊष्म व्यंजन हमने पढ़ा था ना, तीनों शाह, ऊष्म व्यंजन में तीनों शाह पढ़ा था, उसको बस विपरीत कर लिया। ह को पहले लिखिए, उसके बाद षटकोण, शक्कर सरोता षटकोण, ऐसे याद कर लीजिए, शक्कर सरोता षटकोण। ठीक है, ह को पहले लिखिए के वाले लाइन में, उसके बाद शक्कर सरोता षटकोण। ठीक है, ये हमने व्यंजन लिख लिया। उसके बाद हमारा अंतःस्थ होता है, तो य र ल, य र ल, याद रखिएगा। इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, तालु से। ठीक है, य र ल, और ये जो व है वो हमारे दंत और होस्ट के साथ होगा, याद रखिएगा। ये जो हमने व लिखा है वो दंत और होस्ट के साथ है। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब आगे देखिए, ये हमने स्वर को लिखा, क्योंकि स्वर का भी उच्चारण स्थान बताना है। तो अ ई और नीचे उ। देखिए जैसा टेबल लिखा है 2 से 3 बार यदि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसकी बता सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन ने पूछ दिया कि री का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो यदि आपको ये टेबल बनाने आ गया और 1-2 बार आपने रट लिया तो क्या होगा, ई का स्थान आप बता सकते हैं कि ये मूर्धा है। एम वाला लाइन में है ना, तो मूर्धा है ई। ठीक है, अ का उच्चारण स्थान अ, और आ का उच्चारण स्थान है आपका के लिखा है, मतलब वो है कंठ। ठीक है, तो कंठ का कंठ से कौन कौन से शब्दों को उच्चारण होगा, क, ख, ग, घ, अंगा, ह और आ। इन सभी का उच्चारण होगा कंठ से। उसी प्रकार तालु से तो च, छ, ज, झ, य, श, य, ई और ई, इसका उच्चारण स्थान जो है हमारे तालु से होता है। अब तालु कौन सा है, सबसे पहले यदि हमारे कुछ नए व्यूअर हैं तो मैं बता दूं कि तालु किसको कहते हैं और मूर्धा किसको कहते हैं। ठीक है, ये मैं मुख का भाग बना रहा हूँ, है ना। ये कुछ दांत है जो इंसानों में पाया जाता है। ठीक है, ये दांत हो गया। अब देखिए मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि कंठ क्या होगा। जैसे जैसे ये किसी का गला है ना, तो वॉइस बॉक्स, कंठ आपका यहाँ पे होगा, तो ये हो गया हमारा के। ठीक है, कंठ यहाँ पे होगा। कंठ के बाद आता है हमारा मूर्धा। बस इसमें भले ही तालु लिखा है, लेकिन अगर हमारे गले या फिर हमारे मुख के उच्चारण स्थान कहा जाए तो सबसे पहले आता है मूर्धा। अब मूर्धा क्या होता है ये देखिएगा, मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगा। आपके जीभ के या फिर आपके नाक के नीचे का जो हिस्सा है, जीभ को वहां ले जाने की कोशिश कीजिए। जीभ को आपके नाक के नीचे ले जाने की कोशिश कीजिए। अभी कोशिश कैसे करेंगे, आप ट बोल के देखिए, ट, ठ, ड, ढ, न। आपको देख पा रहे होंगे, आप बोल के पहले देखिएगा, उसके बाद आपको महसूस होगा कि आपका जो जीभ है थोड़ा राउंड लेके, है ना, नाक के नीचे वाले हिस्से को जाके टच कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है उस यहाँ का मूर्धा। क्या कहा हमने, ट, ठ, ड, ढ, न, ऐसा बोलने से आपका जीभ जो है थोड़ा राउंड लेके नीचे वाले हिस्से को टच कर रहा है, ये है मूर्धा। ठीक है, अब देखिए मूर्धा के बाद आता है तालु। यहाँ पे होता है तालु। तालु क्या है ये देखिए, तालु में आपको देखना है च, छ, ज, झ, य, च, छ, ज, झ, य। आपके दांत के ऊपर वाले जबड़े के दांत के जो जड़ वाला हिस्सा है ना, उसके आसपास, दांत के जो जड़ वाला हिस्सा है उसके आसपास है आपका तालु। ठीक है, बोल के देखिए, च, छ, ज, झ, य। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा बचता है दंत। दंत तो सबको पता है कि दांत कहाँ होता है, त, थ, द, ध, न। ऐसे शब्दों का, जैसे ऐसे वर्णों का उच्चारण जिसके उच्चारण में जीभ हमारे दांत से जाकर टकराए, त, थ, द, ध, न। ठीक है, जीभ यदि दांत से जाकर टकरा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो दंत है। ठीक है, तो सबसे उसके बाद आ जाएगा हमारा ये दंत। ठीक है, लास्ट में आता है होठ। ऐसे वर्णों के उच्चारण से जिसमें हमारे दोनों होठ जुड़ जाते हैं, ऊपर और नीचे लिप्स आपस में जुड़ेंगे, प, फ, ब, भ, म, उ ना, उ, या फिर होठ जुड़ेंगे या फिर होठ के सहारे से। ठीक है, होठ के सहारे से वर्णों का उच्चारण होगा, जैसे प, फ, ब, भ, म और उ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, इसको लिखना कैसे है अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, अच्छे से देख लीजिएगा। हाँ, दूसरी बात ये याद रखिएगा, ये जो हमारा KTM है ना, इसको याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है। जैसे आप किसी दोस्त को मानते हैं ना कि आप अपना ATM मुझे दो या फिर अपना ATM मुझे दो, तो ATM की जगह मैंने बस ए की जगह के लिख दिया है। क्या कहा मैंने, यदि आप किसी दोस्त को मांगते हो ना ATM दो, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, KTM दो, तो ए की जगह बस के को रिप्लेस किया गया है, बाकी जेब करते हुए। ठीक है, ये हो गया। और देखिए फिर इससे तो आप इस चार्ट बनाने के बाद पूरा निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ए का उच्चारण कहाँ से होगा, ये जो ए है, ए का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा।
तो यदि जो हमारा पहला क्लास किए होंगे वो पता है कि ए बना कैसे है, तो ए का उच्चारण होगा ए प्लस ई से। ठीक है, ए बना किससे है, तो ए प्लस सॉरी अ प्लस ई से बना है ए, और अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक है, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, और ई का क्या है, तो ए का टी है। मतलब कंठ और तालु मिला के हमारा ए का उच्चारण होता है। क्या कहा हमने, कंठ और तालु मिला के ए का उच्चारण होता है। बोल के देखिए, आपका जीभ पक्का वहीं जाएगा, ए भले पूरा टच नहीं होगा लेकिन जीभ वहीं पे आपका जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं। और एक और जैसे ओ का पूछ दिया है ना, ओ का उच्चारण स्थान क्या है, तो अ प्लस उ, इन दोनों के मिलन से ओ बनता है। ठीक है, इन दोनों के जो मिलन है इनसे ओ बनता है। शायद यहाँ मेरा इमेज आ रहा होगा तो ये चीज आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको दूसरे जगह लिखता हूँ। ठीक है, मैं इसको दूसरी जगह लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ओ बराबर अ प्लस उ। ठीक है, तो अ सा होता है कंठ से, और उ का उच्चारण होता है ओठ से। तो ओ देखिए, ओ बोल के देखिए, ओ या फिर अ बोल के देखिए, ओ और अ दोनों का यहीं से होगा उच्चारण। ओ और अ का उच्चारण आपके कंठ और होठ से मिलकर हो रहा है। ठीक है, इस टेबल से आपको इतना फायदा हो गया। अब देखिए व का उच्चारण स्थान क्या है। व को हमने डी और ओ दोनों में दिखाया था, व बोल के देखिए, व जैसे ही बोलेंगे तो व है ना, नीचे वाला होठ जो है ऊपर वाले दांत से सट जा रहा है, तो यह दंतोष्ठ हुआ है ना। व का उच्चारण क्या हो गया, दंतोष्ठ। य का उच्चारण य बोल के देखिए, आपका जीभ ऊपर तालु के साथ मिल रहा है, य। र बोल के देखिए, जीभ जो है मुड़कर ऊपर फिर पुनः नाक के जो नीचे वाला हिस्सा है ना मुंह में, वहां जाके टच हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे र का स्थान। अब ल को देखिए, ल बोल के देखिए, जीभ जो है ना, दांत के नीचे वाले हिस्से में, या फिर ल है ना, दांत से जाके टकरा रहा है, ये हो गया हमारा दंत। तो अगर पूछा जाए कि य का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, तो य का उच्चारण स्थान है टी फॉर तालु। ठीक है, र का एम फॉर मूर्धा। ठीक है, ये हो गया। और हम कुछ इसमें एडिशनल कुछ और लिखे, ये है महाप्राण, और ये होता है प्राण तत्व और एक घोषत्व। पहला जो होता है अघोष होता है, यह घोष। वैसे तो हमने इसका चैप्टर पुराने वीडियो में बता दिया है, लेकिन आप चाहे तो इसमें से और देख सकते हैं सघोष अघोष को इस प्रकार से ट्रिक बनाकर। ठीक है, अघोष अल्पप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण और अल्पप्राण। ठीक है, उसी प्रकार अघोष अघोष सघोष सघोष सघोष। यदि पूछ लिया जाए कि झ कौन सा वर्ण है ना, तो झ पहली बात तो ये हमारे तालु से, इनका जो है झ का जो उच्चारण है तालु से होता है। दूसरी बात ये हमारे महाप्राण है, और ये सघोष भी है। तो इस प्रकार के जो कूट वाले प्रश्न है, ये आप इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यदि आपको य का पूछ दिया जाए, यह है य, इसका भी उच्चारण स्थान हमारा है तालु, ये हमारे अल्प प्राण है और सघोष है। क्या कहा हमने, ये अल्प प्राण है और सघोष है। तो इस प्रकार आप बहुत सारी चीजें इस टेबल से कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी बात फाइनल आज के लास्ट क्लास में हमको ये बताना है कि KTM2, ये देख लीजिए KTM और ये 2, ये हमारे वर्णों का उच्चारण स्थान है। याद रखिएगा, ये वर्णों का उच्चारण स्थान का क्रम है, ना कि हमारे मुख का। ठीक है, ये वर्णों का उच्चारण स्थान क्रम है KTM2। अगर मुख का उच्चारण स्थान पूछा जाए नीचे से, तो सबसे पहले आता है कंठ, कंठ के बाद आता है मूर्धा, मूर्धा के बाद आता है तालु, तालु के बाद आता है दंत, और दंत के बाद आता है होठ। इसका मतलब ये है कि इस टी और एम को ही रिप्लेस किया गया है एक दूसरे के स्थान पर। ये क्या है, हमारे वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, ये वर्णों का उच्चारण स्थान है, जबकि KMT2 जो है ये हमारे मुख के उच्चारण स्थान का क्रम है। क्या है, मुख के उच्चारण स्थान का ये क्रम है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, और देखते हैं कितना समय हो गया है। यदि समय कम और बचा होगा तो और आगे लेके जाएंगे वीडियो को। आज लगभग 24 मिनट का क्लास हो चुका है। अब हम आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस एक टॉपिक और बचा है इसका, वो टॉपिक है कि वर्णों का जो क्रम है
है ना। वर्णों जैसे शब्द कुछ पढ़ते हैं ना ABCD, तो उसी प्रकार हिंदी में भी क्रम होता है कि अ के बाद कौन आएगा, क्या आएगा, ये सब चीजें। तो ये हम आने वाले बस नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए इस वीडियो के साथ। यदि आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।